द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। हम देखेंगे क्लासेस क्या होती हैं, देन वी आर गोइंग टू सी कि ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, एंड देन इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, आज हम वो भी कवर करेंगे। सो सी प्लस प्लस क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम द नोशन कि अभी हमने जो प्रोग्रामिंग स्टाइल्स पढ़े थे, इनिशियली वी स्टार्टेड विद द फैक्ट कि मेन फंक्शन एक हमें आता था और हम उसी में हर तरह की प्रोग्रामिंग कर देते थे जितना भी हमारा कोड है। फिर हमने उसको डिवाइड किया एक और स्टाइल में जिसमें वी सेड कि हम उसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग मींस कि हम उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसी से आगे एक स्टेप मूव करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि देयर इज दिस स्ट्रक्चर जिसके अकॉर्डिंगली हम यूज़र को पावर दे रहे हैं कि वो अपनी एक डिफाइंड सिनेरियो क्रिएट कर सके, कि द चॉइस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इज द यूजर्स, एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट वी डू इज कि हम यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स के सिनेरियोज में सारे के सारी कोडिंग कर सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्ट, इसको हम आज के लेक्चर में क्लियर भी करेंगे कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिल्ड किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और सिंस वट एवर वी आर गोइंग टू कोड, हम हर चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और फिर बेस्ड ऑन दैट ट्रीटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम इसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और the short form for object oriented programming is OOP. There are two important concepts linked with OOP. First is the classes, second is the object, and both classes and objects are interlinked with each other, but the correlation that exists with them is, the first is कि your class can exist without the object, ठीक है, class is the parent and the object is the child, okay. Class can exist without the object, but object cannot exist without the class. So from this correlation we are going to start with the definition of classes. Class is just a blueprint. इसका कॉन्सेप्ट आप समझने के लिए ये देखें कि ब्लूप्रिंट ऑफ द हाउस गिवन है इन दिस स्लाइड ये, और अगर इस ब्लूप्रिंट को देखा जाए, ब्लूप्रिंट आप एक्चुअली स्ट्रक्चर को कहते हैं, एक प्रोटोटाइप को कहते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट इज जस्ट अ स्केच ऑफ समथिंग। तो जब आपका ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करते हैं तो फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ दिस हाउस या ब्लूप्रिंट ऑफ दिस हाउस आपको डिटेल्स तो पता चल जाएंगी कि कितनी विंडोज़ हैं, कितने रूम्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, डोर्स कितने हैं, रूफ की क्या शेप है, वॉल्स कितनी है टोटल। लेकिन एक्चुअली अगर आप इस हाउस का कोई भी एक आइटम एक्सेस करना चाहें, बाय एक्सेसिंग आई मीन कि आप इस स्केच में से एक डोर पकड़ें और उसको ओपन करने की कोशिश करें, तो वो तो नहीं आप कर सकेंगे। सो क्लास को बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअली ट्रीट किया जाता है कि इट इज़ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली इन द फॉर्म ऑफ अ स्केच। इससे रियल टाइम में फ़िलहाल आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें। तो मूविंग ऑनवर्ड्स, जब हम इसी प्रोटोटाइप का कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें कि ब्लूप्रिंट था हमारे पास हाउस का जिसकी बेसिस पे हमें सारी डिटेल्स पता चल रही थी, लेकिन इस हाउस से अगर हमने एक्चुअली एक बिल्डिंग बिल्ड कर ली तो दिस बिल्डिंग इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट। एंड नाउ इफ वी वांट टू डिफाइन एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाउस, तो अब हम घर की शेप, इसका कलर, इसके नंबर ऑफ डोर्स, इसका आर्किटेक्चर का जो भी स्टाइल है वो उन सबको कोई ना कोई नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन अगेन वी कैन परफॉर्म सम एक्टिविटी विद दिस पर्टिकुलर हाउस। सारी की सारी चीज़ें एक्सेसिबल भी होंगी और दे आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर सम काइंड ऑफ अ पर्पस। दिस इज हाउ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स विद इन द प्रोग्राम टू, कि पहले आप क्लास बनाते हैं जिसको आप एज ए स्केच ट्रीट करते हैं, और अब आपने उस क्लास का कोई भी मेथड या कोई भी फ्लोर या डोर या विंडो एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट जो है असल चीज़ होगी। इट इज़ गोइंग टू बी द रियल आइटम जिसके साथ एक्शन परफॉर्म किया जा सकेगा, ठीक है। इस हायरार्की में एक और चीज़ नोट करें कि दिस इज़ द क्लास एंड इट कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेम क्लास। डिस्क्रिप्शन चेंज करने की भी पावर होती है कि यहाँ पे देखें रूफ का कलर लाइट है, यहाँ पे डार्क है, पेंट का कलर हमने चेंज कर दिया। सो येस, दिस इज़ द पावर ऑफ द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कि अगर आप ए की क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर भी डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट शुड परफॉर्म डिफरेंटली एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट शुड परफॉर्म डिफरेंटली। सो मूविंग ऑनवर्ड्स,
ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि यू हैव वन क्लास, यू कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू वांट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास। अब हम देखते हैं कि हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिहेव एज फार एज द कोडिंग इज कंसर्न्ड। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेट्स टेक अप द एग्जांपल ऑफ अ सेल। Two main parts of a cell are nucleus and the membrane. Membrane is also the interface to the external world. By external world we mean कि एक सेल जो है वो independently exist करता है। अगर उसने किसी दूसरे सेल से communicate करना है तो that means कि it has to pass, the message has to pass through the membrane. A nucleus cannot jump and communicate with any other cell unless and until के वो membrane उसको allow नहीं करती। Any kind of communication with the external world is going to be through the membrane and that membrane is going to be treated as an interface. Interface हम इसी तरह की चीज़ को कहते हैं जो कि आपको allow कर देता है communication with the other parties. Okay, so हमने cell की example pick की है, तो हम ये भी देखते हैं कि हर सेल की, जैसे हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के सेल्स हैं, हर सेल की इंडिपेंडेंटली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंड देयर इज सर्टेन बिहेवियर लिंक्ड विद ईच एंड एवरी सेल and these cells can communicate with each other, so that is known as passing and receiving of the messages between these two cells or multiple cells. Okay, यही तीन कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रोग्रामिंग की टर्म्स में भी हम यूज़ करेंगे कि जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करेंगे तो उस क्लास के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसका पर्पस हम लिंकअप करेंगे कि इसकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और इसके क्या क्या बिहेवियर्स या एक्टिविटीज़ हैं या इसका पर्पस क्या है। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल हम सिंटेक्स ऑफ द क्लास देख लेते हैं कि C++ में आप एक क्लास को डिफाइन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है इसी तरीके से एक क्लास भी आपने सबसे पहले स्पेसिफाई करनी है और स्पेसिफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट इज दैट क्लास इज अ कीवर्ड। लुक हियर, नेम ऑफ द क्लास इज यूजर डिफाइंड, जैसे हम एक आइडेंटिफायर चूज करते हैं वेरिएबल्स के लिए या हम नेम ऑफ द फंक्शन चूज करते हैं, इसी तरीके से हमने नेम ऑफ द क्लास चूज करना है। ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो कि हम आइडेंटिफायर सेलेक्ट करने के लिए रूल्स फॉलो करते हैं, सेम रूल्स हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ओके, एंड देन देर इज अ सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स along with the terminator जो कि आपको बताता है कि this is the starting part of the class body and this is going to tell you the end of the class body. Within this you are going to encapsulate everything जो कि ये class perform करेगी। For example, I have created a test class. Okay, class is a keyword, test is the name of the class जो कि मैंने खुद choose किया था। And then we have the end of the class, आप note करें curly brackets के end में semicolon is important. And there are certain variables जो कि within the class defined है। अब जब आप क्लास बॉडी में कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो सेम रूल्स अप्लाई कि डेटा टाइप देनी है, वेरिएबल नेम देना है, डिक्लेयर कर लें, साथ ही डिफाइन भी कर दें, इसको कोई इनिशियल वैल्यू दे दें, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। द ओनली डिफरेंस इज कि जब आप क्लास में वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो उनको फॉर्मली आप या तो मेंबर्स कहते हैं या आप डेटा मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, ओनली टू डिफरेंशिएट कि ये क्लास के वेरिएबल्स की बात हो रही है या किसी भी फंक्शन या एक नॉर्मल लोकल वेरिएबल की बात हो रही है। And then we have functions that we have defined within this class. Yes, you can define the variables and the functions within the class. और ये जो functions होते हैं इनको formally हम member functions कहते हैं since they belong to a particular class. ये independently exist नहीं कर रहे। Lead part जो कि आप एक class define कर रहे होते हैं, this is formally known as class specification. And within the class specification you have data members, member functions and access specifiers जो कि ये private and public लिखा हुआ है। access specifiers क्या होते हैं इसको भी हम देखते हैं, लेकिन ये नोट करें कि ये जो क्लास हम डिफाइन कर रहे होते हैं या स्पेसिफाई कर रहे होते हैं ये आपके आउटसाइड द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। मेन फंक्शन के अंदर आप क्लास नहीं लिख सकते, यू हैव टू डिफाइन दिस क्लास आउटसाइड द मेन फंक्शन। एंड देन अगेन अगर आपने ये क्लास डिफाइन कर ली तो उसके बाद हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि दिस इज जस्ट लाइक अ पेरेंट और इट्स अ ब्लूप्रिंट। फिलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट प्रोटोटाइप। ओके, यहाँ पे नोट करें कि जो आपने एक्सेस मॉडिफायर्स दिए थे या एक्सेस स्पेसिफायर्स भी इनको कहते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। सो दीज आर काइंड ऑफ लेबल्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड मॉडिफायर्स इनका फॉर्मल नेम है एंड इनफॉर्मली दे आर ऑल्सो नोन एज विजिबिलिटी लेबल्स। ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास तीन तरह के हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास स्पेसिफायर्स इसलिए अवेलेबल हैं क्योंकि वो
हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने फंक्शन की या हम अपने प्रोग्राम की कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी रिस्ट्रिक्ट कर सकें फ्रॉम अदर क्लासेस या फ्रॉम अदर फंक्शंस। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फंक्शनैलिटी तो इट्स आवर डेटा इज़ नॉट ओपन टू एवरीवन। अगर हम उसकी रिस्ट्रिक्शन सेट करें तो दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू एक्सेस आवर क्लास। ठीक है, अब ये कैसे होगा? इसको हम फ्रॉम एग्जांपल देखते हैं। वी हैव थ्री काइंड ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है एंड द थर्ड इज द पब्लिक। सेल फोन की एग्जांपल लेते हैं। इफ इट इज पासवर्ड लॉक्ड, तो अगर तो आपका पासवर्ड जस्ट आपको ही पता है तो दैट मीन्स के द एक्सेस टू द सेल फोन इज प्राइवेट, कि ओनली यू कैन एक्सेस द डेटा विद इन द सेल फोन। ओके, अगर आपको और एक और पर्सन को, जैसे लेट्स से आपके फ्रेंड को भी पासवर्ड पता है, तो दिस इज लाइक प्रोटेक्टेड कि यू एंड some limited other people also know the password, so this is protected. And then the third mode, public, that everyone has the knowledge of the password, so everybody can access the data within the cell phone. Cell phone is like a class, so it is going to be treated as a public visibility label. प्रोग्रामिंग की टर्म्स में अगर हम देखें तो अगर हमने अपनी क्लास में डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को पब्लिक स्पेसिफाई किया है तो दैट मीन्स कि जो क्लास डेफिनेशन हम कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर रहे थे, ये सारी की सारी चीज़ें आउटसाइड दैट क्लास भी एक्सेसिबल होंगी। पब्लिक मीन्स इट्स एक्सेसिबल टू एवरीवन। ओके, अगर हम अपने डेटा मेंबर्स की या मेंबर फंक्शंस की एक्सेस प्राइवेट रख लेते हैं तो दैट मीन्स के जो क्लास के कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अलावा प्राइवेट चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होंगी। ओनली दैट क्लास कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स और द प्राइवेट फंक्शंस। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप विजिबिलिटी लेबल मेंशन नहीं करते तो विद इन द क्लास जितना भी कोड लिखा जा रहा होता है वो प्राइवेट कोड ट्रीट होता है। जो विजिबिलिटी लेबल्स हमने देखे ना यहाँ पे, ये आप ये लेबल यहाँ से स्किप कर दें, बेशक ना मेंशन करें। तो अगर मेंशन नहीं करेंगे तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स और ये दोनों फंक्शंस प्राइवेट हो जाएंगे, फिर आप इनको आउटसाइड द क्लास कभी भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। लॉजिकली स्पीकिंग इज दिस ऑल राइट कि आप सारे के सारे डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को प्राइवेट कर दें? ऑफन व्हाट द डेवलपर्स डू इज़ कि वो डेटा मेंबर्स को जो कि एक्चुअली डेटा स्टोर कर रहे होते हैं उनको प्राइवेट बना देते हैं और फंक्शंस के थ्रू उस प्राइवेट मेंबर की एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, सो देयर इज द थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर जिसको हम प्रोटेक्टेड कहते हैं। और प्रोटेक्टेड जो है उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस नोन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस में ये होता है कि आप एक पेरेंट क्लास डिफाइन करते हैं और फिर उसकी सब क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं। उन सब क्लासेस को चाइल्ड क्लासेस या डिराइव्ड क्लासेस कहा जाता है। ठीक है, और पेरेंट क्लास को आप बेस क्लास कहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे लेट्स से कि आप व्हीकल्स की एक पेरेंट क्लास डिफाइन कर लें, ठीक है, और उन व्हीकल्स के साथ आप फर्दर सब क्लासेस डिफाइन करना चाहें जिसमें लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एलटीवीज और एचटीवी जो विच आर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की दो क्लासेस में डिवाइड करना चाहें व्हीकल्स को। इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आपके जो डेटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड डिफाइंड होंगे वो व्हीकल्स की अपनी क्लास में एक्सेसिबल होंगे और उसके अलावा इसकी डिराइव्ड क्लासेस जो कि एलटीवी और एचटीवी की सब क्लास आपने डिफाइन की है वो उन दोनों में भी एक्सेसिबल होंगे। इसके अलावा अदर क्लासेस में आपके प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं होंगे। कि एक्सेस स्पेसिफायर्स बिहेव किस तरीके से करते हैं? वी हैव थ्री डेटा मेंबर्स, var1, var2, var3। फर्स्ट इज पब्लिक, सेकेंड इज प्राइवेट, थर्ड इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब ये क्लास है विच इज अ रैंडम क्लास और इसी क्लास को हम एक्सेस करेंगे मेन फंक्शन में। तो जब भी आपने क्लास को एक्सेस करना होता है किसी भी और लेवल ऑफ द प्रोग्राम में, द रिक्वायरमेंट इज, ये तो ब्लूप्रिंट है, डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, आपको इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इन C++ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स ये है कि आप क्लास का नेम देते हैं। इस क्लास का नाम क्या है? रैंडम। सो आई हैव कॉपीड द नेम ऑफ द क्लास हियर एंड देन यू गिव अ स्पेस एंड आफ्टर द स्पेस यू कैन गिव द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चॉइस ऑफ द डेवलपर, जो भी उसको नेम देना चाहे। अगेन द रूल्स अप्लाई। वंस यू हैव डिफाइंड द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय थ्रू? कि आपने ऑब्जेक्ट नेम देना है
डॉट ऑपरेटर देना है. दिस डॉट ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज क्लास members access operator. ठीक है, short form access operator. The dot operator is known as the access operator. So this object is going to access this particular variable within the class. अब हम ये कहते हैं कि जो वेरिएबल 1 है that is a public variable, तो इसकी वैल्यू 1 सेट कर दें. This is what we are doing in this particular statement. Name of the object dot operator, name of the data member from the class. And we are going to set the value of that data member to 1. इसकी visibility level was public, so that is fine. वेरिएबल 1 को हम एक्सेस कर लेंगे और हम उसकी वैल्यू भी 1 सेट कर देंगे मेमोरी में. स्टेटमेंट पे आ जाए. ऑब्जेक्ट एक्सेस स्पेसिफायर डॉट ऑपरेटर डॉट वेरिएबल 2. वेरिएबल 2 का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? प्राइवेट. प्राइवेट डेटा मेंबर्स की एक्सेस कहाँ पे होती है? उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? विद इन द क्लास ओनली. अब हम क्लास से बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा कि द विजिबिलिटी लेवल ऑफ दिस वेरिएबल इज विद इन द क्लास ओनली, यू कैन नॉट एक्सेस इट हियर. तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, एक सिंटेक्स एरर आ जाएगा. सो नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर वेरिएबल 3. नाउ वेरिएबल 3 इज अगेन प्रोटेक्टेड. अब हम ये कह रहे थे कि प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स आर एक्सेसिबल विद इन द डिराइव्ड क्लासेस ओनली. दिस इज नॉट अ डिराइव्ड क्लास, दिस इज एन एक्सटर्नल फंक्शन. सो यहाँ पे भी हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा और हम प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे. ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हम यूज़ कर रहे हैं या हम विजिबिलिटी लेवल्स डिफाइन कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें ये है कि हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंटेन करने की ऑप्शन अवेलेबल है और इसकी वजह से हमें डेटा हाइडिंग का एक बहुत पावरफुल फीचर अवेलेबल हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. सो व्हाट वी डू हियर इज़ कि जो डेटा सेंसिटिव होता है उसको हम कम्प्लीटली हिडन कर देते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम से, और जो इनसेंसिटिव होता है उसको हम पब्लिक कर देते हैं. और हमेशा हम एक को रिलेशन बिल्ड करते हैं कि अगर आपने प्राइवेट डेटा एक्सेस करना है तो उसी क्लास के किसी और पब्लिक मेंबर के थ्रू एक्सेस किया जाए, प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस ना किया जाए. सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्ट्स. कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अराउंड यू. और अब आप क्या कर सकते हैं कि आप उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं. बाय प्रॉपर्टीज आई मीन विजिबल फीचर्स. ठीक है, मेक क्या है, शेप क्या है, उसका कलर क्या है, मटेरियल कौन सा यूज हुआ है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. And the second thing that you can identify related to that object is going to be the purpose. अब जो हम data members define करते हैं, they are going to be the properties of the object, और जो आप functions define करते हैं, they are going to define the purpose of the object. ठीक है, जो आपने previously class की example देखी ना, class में data members कैसे बनाएंगे, कैसे पता चलेगा कि आपको कौन कौन से data members डिज़ाइन करने चाहिए या variables declare करने चाहिए, by defining the property of the object. Okay, इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि लेट्स से कि आप रोड पे चलती हुई कार देखें, तो जब आप उस कार को देखेंगे दैट कंप्लीट कार इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड इनटू योर माइंड एज एन ऑब्जेक्ट. द होल कार इज वन ऑब्जेक्ट. ठीक है, और अब हम इस कार की विजिबल फीचर्स डिफाइन करना शुरू हो जाएं तो दे आर गोइंग टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट या ये के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कार. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके कलर आ गया, साइज आ गया, मेक आ गई, तरह की डिफरेंट चीज़ें. तो ये हमने देख लिया कि जब आप ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो दे आर गोइंग टू बी नोन एज द प्रॉपर्टीज और द एट्रीब्यूट्स. ठीक है, इंटरचेंजेबली आप ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं. आप इसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, इसको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, और एट्रीब्यूट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू डेटा मेंबर्स. द नेक्स्ट पार्ट इज कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर ली. अब आप इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर आइडेंटिफाई करें कि फॉर व्हाट पर्पस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज यूज्ड. ठीक है, या क्या क्या फंक्शनैलिटीज इसमें अवेलेबल हैं. सो एक कार की फंक्शनैलिटीज देखें तो मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड, व्हाट एल्स कैन अ कार डू, ब्रेक, टर्न राइट राउंड, ड्रिफ्ट, व्हील. ठीक है, सो इस तरह की सारी चीज़ें हमारी कार का पर्पस या बिहेवियर डिफाइन कर रही हैं. ठीक है, सो जब इसका बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं
तो एनीथिंग that particular object is going to perform, उसको हम functions के तौर पे treat करेंगे. So we are going to define our functions of the class by identifying the purpose or the activity that a particular object performs. So functions and attributes मिलके आपकी object को define करते हैं. और फिर ये एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन का, जिसमें हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एज अ होल तो हमने रजिस्टर की है, बट इट इज़ पॉसिबल कि विद इन दैट ऑब्जेक्ट देर आर अदर सर्टन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग विद इन द बिगर पिक्चर. अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ द कार. अब जब हमने कंप्लीट कार देखी थी तो हम कहते हैं कि दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, और अब हम कार को थोड़ा क्लोजली देखें और उसके स्मॉलर कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लें, तो हर स्मॉलर कंपोनेंट इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट. टायर इज एन ऑब्जेक्ट, बॉडी इंटीरियर, चेसिस, डोर, हेडलाइट्स. ठीक है, उनको इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हैं क्योंकि इस हर आइटम का एक इंडिपेंडेंट विजिबल फीचर्स भी हैं और उसके साथ साथ एक पर्पस भी है इंडिपेंडेंट. अगर एक होल ऑब्जेक्ट में से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आप आइडेंटिफाई करें और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करते हों, तो यू कैन से कि ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक वीक एंटिटी है. ये लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्ट में से छोटे कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर सकें जो कि इंडिपेंडेंटली भी परफेक्टली एग्जिस्ट कर सकते हो, तो दैट ऑल्सो इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट. और इस कॉन्सेप्ट को वन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग मैनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज इनकैप्सुलेशन. क्लासेस जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो क्लास में आपका ओनली क्योंकि स्केच डिफाइन हो रहा होता है, तो द डिफरेंस इज कि आपकी मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही होती या मेमोरी रिजर्व नहीं हो रही होती फिलहाल पीसी में, मेन मेमोरी में. जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ साथ ही आपकी मेमोरी रिजर्व की जाती है, और जो मेमोरी रिजर्व की जाती है वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रिजर्व की जाती है या बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फंक्शंस. ठीक है, सो ये जो मेमोरी रिजर्व करने का मेथड है, इससे रिलेटेड हमारा आगे का कॉन्सेप्ट लिंक्ड हो जाएगा जो कि हम कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स की फॉर्म में पढ़ेंगे. सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब आप क्लास डिफाइन करते हैं तो मेमोरी रिजर्व नहीं की जाती, जब आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो तब आपकी मेमोरी रिजर्व की जाती है. इट्स नेचुरल. ठीक है, अब अगर आप हाउस के ब्लूप्रिंट से सोचें तो वो तो दैट्स जस्ट प्रिंट ऑन द पेज. ठीक है, उसके लिए हमें एक्चुअली ज़मीन पे कोई प्लॉट रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब आप एक्चुअली हाउस बिल्ड करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लैंड एक्वायर करना ज़रूरी है. ठीक है, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन करनी होती है तो आप क्लास नेम देते हैं और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट देते हैं अलॉन्ग विद सेमीकोलन, और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूजर डिफाइंड, नेम ऑफ द क्लास इज जो कि आपने क्लास डिफाइन की भी होगी. सो दिस इज एन एग्जांपल. टेस्ट इज आवर क्लास, और इस क्लास में हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहें तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. Then you can create multiple objects of the same class. So name of the class, name of the object, again आप इस तरीके से भी multiple classes define कर सकते हैं, या फिर ये कि आप comma separated list भी build कर सकते हैं, जैसे हमने multiple lists of variables में देखा था कि आप इस तरीके कर सकते हैं O1 O2. फंक्शन 1 बिल्ड किया है एक डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए, फंक्शन 2 बिल्ड किया है एक सेकेंड डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए. ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं शो कर रही हूँ. इट इज़ पॉसिबल कि आप एक ही फंक्शन में दोनों डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहिए, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिनेरियो कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और आप प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो थ्रू फंक्शन के ये वाली ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगी और ये फंक्शन बाय स्टेइंग विद इन द क्लास इस डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा. ठीक है, अगर ये वाली ऑब्जेक्ट इस डेटा मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करेगी तो इसकी एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखी कि दिस इज गोइंग टू बी अ सिंटैक्स एरर. ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने अलाउ ही नहीं करेगा. हम वो एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो डॉट ऑपरेटर हमने देखा था, दिस इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शंस विद इन द क्लास. दिस इज द सिंटैक्स. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. फिलहाल हम प्राइवेट पब्लिक की डिटेल्स में नहीं जा रहे. ऑब्जेक्ट नेम देते हैं, डॉट ऑपरेटर देते हैं. अगर फंक्शन एक्सेस करना है तो फंक्शन का नेम आ जाएगा. Here there are 0 पैरामीटर्स. अगर आपने मल्टीपल पैरामीटर्स पास करनी है तो नेचुरली आपने यहाँ पे वैल्यूज पास ऑन करनी है एंड देन एट द एंड देयर इज गोइंग टू बी अ टर्मिनेटर. अगर आपने डेटा मेंबर्स पास एक्सेस करने हैं तो ऑब्जेक्ट नेम, डॉट ऑपरेटर, नेम ऑफ द डेटा मेंबर,
वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वैल्यू असाइन भी हो सकती है। अगर आप एक्सेस करके एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं तो लोकल वेरिएबल में भी स्टोर हो जाएगी। अगर सिंपली सी आउट स्टेटमेंट के साथ इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो ये इस तरीके से डिस्प्ले भी हो जाएगा। ऑल द रूल्स टू द एक्सेस मॉडिफायर्स अप्लाई, कि अगर ये डेटा मेंबर प्राइवेट है तो तब एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास नहीं होगा, ये फंक्शन प्राइवेट है तो नहीं एक्सेसिबल होगा, प्रोटेक्टेड है तो देन इट कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। ओके, सो हेयर्स एन एग्जांपल ऑफ द डिटेल्स कि यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक क्लास है जो कि टेस्ट क्लास ही हम लेके चल रहे हैं और मेन में हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। सो एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारी मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो गई। वी हैव अ लोकल वेरिएबल जिसको हमने फ्लोट रिटर्न टाइप असाइन किया और द नेम ऑफ द वेरिएबल इज डेटा। What we are doing here is we are accessing the function of the class by using the object name. The name of the object, dot is an operator, and insert a integer data पे our code jumps here. यहाँ पे जंप करने के बाद ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब यहाँ पे देखें देयर वाज वन पैरामीटर इन दिस फंक्शन डेफिनेशन और इसको 12 एज एन आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है, ठीक है। सो डी को वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी 12 एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर इज के डेटा 1 इक्वल्स टू डी सेट कर रहे हैं। दैट मीन्स डेटा 1 जो कि एक प्राइवेट मेंबर था, नाउ इट इज बीइंग एक्सेस्ड विद इन द क्लास, सो अब इसकी वैल्यू 12 सेट हो जाएगी। देन व्हाट वी आर डूइंग इज सिंपली एक सी आउट स्टेटमेंट है, नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और डेटा 1 की वैल्यू फिर से डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ here we have a closing bracket, so we return back to the next statement. Okay, next statement में क्या हो रहा है, we have data local variables and we are trying to set the value of the local variables, वो वाली वैल्यू जो कि हमें एक क्लास का फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। सो क्लास का फंक्शन एक्सेस करना है, दैट मीन्स कि हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है। O1 डॉट ऑपरेटर, नेम ऑफ द फंक्शन, सो आवर कोड जंप्स हियर, ठीक है। व्हेन अ कोड जंप्स हियर, यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करें। एंटर द डेटा, प्रॉम्प्ट हम यूजर को सेंड करेंगे। यूजर एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा विच इज गोइंग टू बी अ फ्लोट वैल्यू, क्योंकि डेटा 2 की रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट। लेट्स अज्यूम कि 50.2 यूजर ने एंटर किया। नाउ वी आर रिटर्निंग दिस वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वापस जाके डेटा जो लोकल वेरिएबल था उसमें हमारे पास 50.2 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे दो स्टेप्स देखें, एक हमने प्राइवेट डेटा मेंबर की भी वैल्यू सेट की है 50.2 और एक हमने लोकल डेटा मेंबर की भी वैल्यू सेट की है 50.2। दो जगह पे हम एट द सेम टाइम अपडेट करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, वी हैव एंटर्ड, सो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले यू एंटर्ड डेटा विच इज 50.2। कहीं पे भी हम प्राइवेट डेटा मेंबर या प्राइवेट मेंबर फंक्शन पे डायरेक्टली जंप नहीं करें कि यहाँ से हमने यहाँ जंप कर ली, ये प्राइवेट है, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। सो ये काम हम नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट है और क्लास क्रिएट करते हैं तो तब मेमोरी रिजर्व नहीं होती, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो तब आपकी मेमोरी रिजर्व होती है। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स का फंक्शन यही है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो आपकी मेमोरी रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है और इट इज़ ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, जैसे हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं। The only difference is the name of the function should be the same as the name of the class. यहाँ पे देखें क्लास का नेम A है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी A है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के साथ आर ऑप्शंस अवेलेबल कि आप किस तरह का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना चाहते हैं। प्रीवियस जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं आप देखें कि उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ था। सो दैट टेल्स अस कि जो कंस्ट्रक्टर है आपका और जो डिस्ट्रक्टर है ये दोनों ऑप्शनल है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर इसको स्किप करेंगे तो प्रोग्राम आपका एरर नहीं देगा। पर्पस कंस्ट्रक्टर का ये होता है कि जैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो आप अपने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी कुछ डिफाइन कर लें कि यूज़र की डेटा मेंबर्स के या फिर ये कि यूज़र को एक वेलकम मैसेज आ जाए या फिर ये कि कोई इनिशियल वैल्यू सेट हो जाए आपके सारे के सारे वेरिएबल्स की। Along with initiation of the object, initialization of the object, constructor can also be used to set the data members. Okay, so there are 3 kind of constructors. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर में कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं देनी तो दिस इज़ अ फंक्शन, लेकिन आप एंड में सेमी कोलन अप्लाई कर दें तो दैट मीन्स कि इसकी फंक्शन बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अगर आप यहाँ से सेमी कोलन हटा देते हैं तो रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी कि आप इसकी फंक्शन बॉडी ज़रूर मेंशन करें इस तरीके से, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। अनदर थिंग इज कि जो कंस्ट्रक्टर्स आप लिखते हैं उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स दोनों की रिटर्न टाइप नहीं होती। There are three type of constructors available. The first is the default, जिसकी हमने एग्जांपल देखी है, क्लास के नेम से ही आप क्रिएट करते हैं और उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। और दिस इज द इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कि आपको इसको लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये खुद ब खुद ही कंपाइलर इनिशियलाइज कर लेता है, ठीक है, जैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। द सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज द क्लास नेम और अलॉन्ग विद सम पैरामीटर्स, और इसको फिर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सो इसको जब भी डेवलपर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है, क्योंकि कंपाइलर को खुद से नहीं पता कि आप कुछ पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए भी पास ऑन करना चाहते हैं। देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जिसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। द सिंटैक्स इज अगेन द सेम कि आप क्लास नेम लिखेंगे, देन यू गिव अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस। द डिफरेंस हेयर इज कि पीछे आप पैरामीटर्स पास कर रहे थे विच आर लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स, यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट आप पास ऑन करते हैं ये इस सेम क्लास की ही एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ये दोनों सेम है, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसी क्लास की कोई पुरानी ऑब्जेक्ट आपने बनाई हुई होगी और उस ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर स्टेट होगी। सो व्हाट यू वांट टू डू इज कि उसी स्टेट को कम्प्लीटली कॉपी कर लें और उसके बाद उस पर फर्दर जो एक्शंस परफॉर्म होंगे वो आपकी नई ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होंगे, वो पुरानी ऑब्जेक्ट पे चेंज नहीं करेगा डेटा। कंस्ट्रक्टर का काम था कि वो मेमोरी रिजर्व कर लेता है विद इन द हार्ड डिस्क और द मेन मेमोरी, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का काम ये है कि जो मेन मेमोरी में या हार्ड ड्राइव में मेमोरी रिजर्व की गई थी अब उसको डिस्ट्रॉय भी करना है, उसको फ्री अप भी करना है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट के साथ हमारे पास स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट है उससे डिफाइन होता है कि अब डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए या नहीं कॉल होना चाहिए। बाय स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट वी मीन कि ये ऑब्जेक्ट जो डिफाइन हुई हुई थी ये किस लेवल पे यूज हो रही है। अगर ये विद इन द फंक्शन यूज हो रही होती है तो जैसे ही फंक्शन एंड होता है इस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, या अगर प्रोग्राम लेवल पे ऑब्जेक्ट डिफाइन हुई हुई थी तो दैट मीन्स कि जब प्रोग्राम एंड होगा तो तब इस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अगर आप ब्लॉक स्कोप में यूज कर रहे थे तो दैट मीन्स कि जैसे ही वो ब्लॉक एंड होगा तो वैसे ही साथ आपका ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। या फिर ये कि देयर इज अ डिलीट फंक्शन, देयर इज अ डी एलोकेट फंक्शन टू, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं, तो आप उस फंक्शन को कॉल करें तो तब भी आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर जो है मेमोरी में से स्पेस फ्री अप कर देता है जो कि ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर ने रिजर्व की हुई होती है। जैसे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए आप क्लास का नेम यूज करते हैं अलॉन्ग विद पैरेंथेसिस, तो आप क्लास नेम अलॉन्ग विद पैरेंथेसिस यूज करेंगे लेकिन साथ टिल्डा साइन आ जाएगा, ठीक है। टिल्डा साइन इज गिवन हियर। So here's an example of the destructor being called explicitly. अगर आप नहीं देते तो वैसे भी ये कॉल हो जाता है इन ऑल द सिनेरियोज जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखे। इन चारों सिनेरियो में डिस्ट्रक्टर फिर भी कॉल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल एंड अगेन डिस्ट्रक्टर की भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है।